हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, जिन बालिकाओं ने गृह विज्ञान विषय को चुना है, 8 मार्च को आप सभी का गृह विज्ञान विषय का पेपर है। और यदि आप 8 मार्च को भी इस वीडियो को देखते हैं, इस मॉडल पेपर को देखते हैं आधा घंटा पहले ही, तो आप 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल क्लियर करके आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप यहां पर देखेंगे। बिल्कुल क्लियर आपको समझाऊंगा, सीधा आपके दिमाग में इन प्रश्नों का उत्तर बैठ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओ, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना, ये बिल्कुल जरूरी चीज है। और अपना अनुक्रमांक यहां पर आपको भरना है पेपर में, यहां पर आपको नाम भरना है, यानी आपका नाम जो भी है लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, 823 BQ कोड का मॉडल पेपर है। आप लोग बिल्कुल इसको तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। समय बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर देने जब आप जाओगे तो आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। अब यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। यानी 15 मिनट में आप पेपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है बिल्कुल अच्छे से, सबसे पहले उस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करेंगे आप लोग। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना है। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही उसको आप व्हाइटनर का प्रयोग करके साफ करेंगे। कुछ नहीं करना आपको। एक बार आपने जो भी गोला काला कर दिया, OMR शीट में शो कर दिया, अब उसको आप बदल नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रहे आप सभी को, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया होगा, जो कि आप आगे यहाँ पर देखेंगे इसी वीडियो में। खंड बा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा लिखना और अंतिम प्रश्न तक के प्रश्नों का उत्तर करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर अपना समय नष्ट नहीं कीजिएगा। उसके लिए आप ऐसे मत बैठिएगा बोर्ड एग्जाम में, ये भी ध्यान देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आके इन सभी प्रश्नों को आप रट कर जाएंगे। 8 मार्च को बिल्कुल यहीं से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। मेरे प्यारे बच्चों, वायरल पेपर है यह। निर्देश यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर या OMR शीट में गोले को काला करना है आप सभी को। चलिए पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आपने छोटी कक्षाओं में लगाया होगा इस तरह का सवाल। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 35 रुपया है। एक पुस्तक
का मूल्य है 35 रुपए। अब कह रहा है 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल आसानी से गुणा कर देंगे। 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, 1 7, इस तरह से आपने गुणा किया होगा छोटी कक्षाओं में। और 1 पंचे 5 और 1 तिया 3 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ये हो गया 0, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जिसके 2 लिखे जाएंगे, यहाँ से लेकर आएगा, और 3 और 1 4, 420 रुपया आ गया। यानी एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपए, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, 420 रुपया हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। इस वायरल मॉडल पेपर में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपको रटना है। कुछ प्रश्न हैं, एक आध प्रश्न मिलेंगे जरूर, लेकिन अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझना है। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। पहला है विकल्प बचत करना, दूसरा विकल्प है व्यय पर नियंत्रण। व्यय अर्थात खर्चा, व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च होता है। और आय की जानकारी, यानी परिवार की आय क्या है, क्या आमदनी है, पारिवारिक बजट बनाने से हमको जो है जानकारी हो जाएगी। तो पारिवारिक बजट का उद्देश्य होता है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण और आय की जानकारी। यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सभी घर की सफाई करते ही होंगे। उसके बाद उस कूड़े को आप क्या करते हैं, कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। घर की सफाई करने के बाद जो कूड़ा होता है उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जल का रासायनिक सूत्र क्या HO है, या H2O2 है, या 2HO है, या H2O है। ये थोड़ा मिसप्रिंट था, मैंने क्लियर करा दिया। आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो SST में यानी सामाजिक विज्ञान में भी आता है और गृह विज्ञान में भी ये प्रश्न आता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ATS अथवा टिटवैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। ATS या टिटवैक का इंजेक्शन लगाया जाता है टिटनस रोग के बचाव के लिए। ATS अथवा टिटवैक का इंजेक्शन टिटनस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से टाइफाइड रोग फैलता है। प्रश्न अगला है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल रटना ही नहीं है। घर में सिलाई करने से हमारे समय की बचत होती है, हमारे धन जो पैसा है उसकी भी बचत होती है, क्योंकि यदि हम कपड़े दर्जी से सिलवाते हैं तो उनको पैसे देने होंगे। इसलिए घर में सिलने से क्या होगा, धन की बचत हो जाएगी, वस्त्र की यानी कपड़े की भी बचत हो जाती है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। घर में सिलाई करने से समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और वस्त्रों की भी यानी वस्त्र की भी बचत होती है। कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। जब कपड़ा सिला जाता है उसके पहले नाप ली जाती है और नाप लेने के साथ साथ निशान लगाया जाता है काटने के लिए। क्यों? और ये जो निशान लगाया जाता है काटने के लिए, ये निशान किससे लगाया जाता है, मिल्टन चौक से लगाया जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों में ही सबसे अधिक मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आंवला सबसे अधिक विटामिन सी का स्रोत है।
अगला प्रश्न है भोजन परोसने के लिए का प्रयोग करना चाहिए। भोजन परोसने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, किसका प्रयोग करना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, भोजन परोसने के लिए बड़ा चम्मच यानी परोसने वाला एक चम्मच होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न अगला है यहाँ पर भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो आप सभी जानते हैं कि भोजन पकाते समय यदि हम सोडा का प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। रोगी का भोजन होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? रोगी का भोजन कैसा भोजन होना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है, आपको बिल्कुल अच्छे से, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा गृह विज्ञान का, आप समझेंगे कि बिल्कुल इजी प्रश्न आए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी यदि 70 में 70 लाने की है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, 70 में 70 भी लेकर के आएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? संतुलित आहार देना, पोषण की कमी, या अधिक ऊर्जा देना, या उपयुक्त सभी? तो संतुलित आहार देना ही सबसे बढ़िया उद्देश्य है रोगी के आहार की व्यवस्था का। अगला प्रश्न है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है बेहोश होने पर, डूबने पर और हड्डी टूटने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डूबने पर। प्रश्न अगला है मानव के मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 12। मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? सूजन आ जाती है, दर्द होता है, या अंग निष्क्रिय हो जाता है, या उपयुक्त सभी? मांसपेशियों में अस्थिभंग का मतलब समझो आप लोग। अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी। हड्डी और भंग का अर्थ क्या होता है? टूटना। तो जब हड्डी टूटेगी, मान लीजिए हाथ टूट गया या पैर टूट गया, तो क्या होगा? सूजन आ जाएगी, दर्द भी होगा, और वह अंग यानी हाथ अगर टूटा है तो हाथ काम करना बंद कर देगा पहले की तरह, तो अंग भी निष्क्रिय होगा। यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी। थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं, तो थर्मामीटर की सहायता से हम क्या जानकारी लेते हैं? थर्मामीटर की सहायता से हम शारीरिक तापमान यानी शरीर का तापमान जो है पता लगाते हैं। खूंटी यानी दुराग्रह संधि पाई जाती है, यहाँ पर कोहनी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे खंड बा में। अब खंड बा में निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 है मेरे प्यारे बच्चों। कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? तो इसका उत्तर आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 21, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बंद करते समय उनमें नेपथलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए। फफूंदी से बचाव के लिए कपड़ों को कभी भी नम या गीली दशा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यदि अधिक समय तक बंद रखना हो तो वस्त्रों में कलफ भी नहीं लगा होना चाहिए। तो ये हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्रों के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका
वस्त्र पर बना लेना, यानी वस्त्र सिलने से पहले उसी तरह का एक खाका बनाया जाता है, किस पर? वस्त्र पर ही। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर शोभित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अगला जो प्रश्न है, रेखांकित यहाँ पर चेक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी प्रश्न 8 मार्च के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, और मैं आपको ग्रह विज्ञान के कई वायरल मॉडल पेपर हल सहित प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो आप उन सभी तक शेयर कर दो जिनके पास ग्रह विज्ञान विषय है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेखांकित चेक किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है। रेखांकित चेक को क्रॉस चेक भी कहते हैं, जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है और इस चेक का नगद भुगतान नहीं दिया जाता या किया जाता। मेरे प्यारे बच्चों, इस चेक का पैसा जो होता है, जिसने चेक जमा किया है बैंक में, उसको नगद पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि जो पैसा चेक में लिखा होगा वो पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा, उसके बाद वह निकाल सकता है। नगद पैसा नहीं मिलता है अन्य चेक की तरह। तो इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न भी आता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा रेखांकित या क्रॉस चेक। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। प्रश्न है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर लिखिए। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक और श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर कौन कौन से हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 24। पहला यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर। पहला अंतर क्या है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है। आप कब सांस लेते हैं, कब छोड़ते हैं, हो सकता है आपको पता ही ना चल रहा हो, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया प्रतिक्षण हमेशा चलती रहती है और कृत्रिम श्वसन क्रिया कब दी जाती है? जब प्राकृतिक श्वसन क्रिया में किसी तरह की बाधा आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब। दूसरा अंतर क्या है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है। आपकी इच्छा के बगैर आप श्वास लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, आप अपने कार्य में बिजी रहते हैं या कुछ भी आप करते रहते हैं, सांस आपकी चलती रहती है। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अस्थिभंग के प्रकार केवल नाम लिखना है आपको। किस प्रकार के अस्थिभंग होते हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल आसानी से। दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का 1 या 2 स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थिभंग कहलाता है। अस्थिभंग के निम्न प्रकार हैं। पहला है बहुखंडी अस्थिभंग, दूसरा है साधारण अस्थिभंग, तीसरा है पचड़ी अस्थिभंग, चौथा है संयुक्त अस्थिभंग, पांचवा कच्ची अस्थिभंग और छठा जटिल अस्थिभंग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का, चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। निर्देश दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न है। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 27 क्या है? घर की सफाई के लिए महत्व को बताइए, यानी घर की सफाई के महत्व को बताइए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर, घर की सफाई का महत्व क्या है? पहला, गृह सज्जा में सहायक। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। यदि आपका घर साफ सुथरा है तो हर चीज एकदम क्लियर सजावटी दिखेगी। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा क्या महत्व है? रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्वास्थ्य वर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उन्हें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर मैंने क्लियर प्रश्न लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर समझेंगे। कलफ कितने प्रकार के होते हैं? अरारोट एवं मैदे के कलफ बनाने की विधि लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 28। कलफ के प्रकार: मैदे का कलफ, अरारोट का कलफ, चावल का कलफ, साबूदाने का कलफ तथा गोंद का कलफ आदि। मेरे प्यारे बच्चों, अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि क्या है? मैदा तथा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि समान ही होती है, एक जैसी ही होती है। इसके लिए मैदा या अरारोट एक बड़ा चम्मच, मोम चौथाई चम्मच तथा सुहागा आधा चम्मच लिया जाता है। इस सामग्री से कलफ तैयार करने के लिए तीनों ही पदार्थों को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है और घोल को निरंतर चम्मच से चलाते रहते हैं तथा साथ साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पाकने लगता है। जब घोल भली भांति पक जाए तब कलफ तैयार हो जाता है। अब कलफ वाले बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 29। पहला लाभ क्या है? वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ियां प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ हमें अनेक प्रकार के फल फूल भी प्राप्त होते हैं। और ये जो लकड़ियां प्राप्त होती हैं जिनके द्वारा हम मकान बना सकते हैं या मकान का कोई फर्नीचर बनवा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर वृक्षारोपण से लाभ, यानी अधिक वृक्ष लगाने से लाभ क्या है? वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं
और तीसरा है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अधिकांश है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता और वनों के होने से वर्षा भी अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? अनेक प्रकार के जो है फल और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 30। सिलाई किट की उपयोगिता क्या है? सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक स्थान सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते। जिससे क्या होता है? ये सिलाई किट में जो रखी गई सामग्री होती है ये गायब नहीं होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री कौन कौन सी है? तो फीता यानी इंच टेप, कैंची, मिल्टन चाक, धागे, पिने आदि। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर अंतिम प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न का। ओजोन परत का क्या महत्व है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ओजोन परत का क्या महत्व है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 31। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती हैं। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्न संख्या 31 तक के प्रश्नों का आंसर आपको क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आपको डालकर लिख देना है प्रश्नों का उत्तर। निर्देश यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। चलिए, प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई किट किसे कहते हैं? उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग भी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, ग्रह गणित क्या है? इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग प्रश्न संख्या 2 नहीं, यहाँ पर अथवा है, यानी प्रश्न संख्या 33, ग्रह गणित क्या है? इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसको मैंने बता दिया। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का प्रश्न है। जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत संरक्षण के उपाय लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 क्या है? अर्ध तरल आहार क्या है? इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर भी कर देना है उन सभी बच्चों के पास जिनके पास गृह विज्ञान विषय है। जय हिंद।